तो हम पढ़ रहे हैं अच संधि प्रकरण। अच संधि प्रकरण में अभी तक हम सूत्र संख्या 36 तक होने वाली रूप सिद्धियां और सूत्रों की व्याख्याएं पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं विधि सूत्र है 37वां। तो इस 37वें सूत्र के विषय में तो सूत्र कहता है कि उपसर्गात ऋति धातु, उपसर्गात ऋति धातु, उपसर्गात यानी उपसर्ग से ऋति धातु ऋकार आदि धातु परे होने पर क्या होता है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे वृद्धि एकादेश। तो वृद्धि एकादेश होता है कब होता है? जब इस सूत्र की हम व्याख्या लिखेंगे तो लिखेंगे कि जब अवर्णांत उपसर्ग से अवर्णांत यानी अवर्णांत अर्थात जिस उपसर्ग के अंत में अवर्ण है, क्या है, ह्रस्व आकार है, तो अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु, ऋकार आदि धातु से तात्पर्य है जिस धातु का प्रारंभिक वर्ण ऋकार से प्रारंभ हो। तो ऋकार आदि धातु होने पर पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है, अर्थात वृद्धि संधि वहां पर होती है। तो हमें लिखना किस प्रकार से है कि जब अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि धातु अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि धातु विद्यमान हो तो ऋकार आदि धातु विद्यमान हो तो क्या होगा? पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होगा? वृद्धि एकादेश हो जाता है। ठीक है, तो इस सूत्र का विखंडन करने से हमें प्राप्त होता है कि उपसर्गात ऋति धातु अर्थात उपसर्ग से परे ऋति धातु का ऋकार यानी ऋकार आदि धातु विद्यमान हो तब पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। अब अवर्णांत उपसर्ग कौन कौन से हैं? अवर्णांत उपसर्ग कौन कौन से हैं जिनके अंत में केवल क्या आता है? अवर्ण आता है, ह्रस्व आकार आता है। तो हमें लिखना है कि समस्त 22 उपसर्गों में से इस प्रकार लिख सकते हैं कि अर्थात समस्त 22 कुल उपसर्ग कितने हैं? 22। तो समस्त 22 उपसर्गों में से केवल 4, समस्त 22 उपसर्गों में से केवल 4 उपसर्ग कौन कौन से हैं जिनके अंत में अवर्ण आता है? प्र, अप, प्र, अप, अब और ओ। प्र लिख देता हूं इधर, प्र, अप, अब और ओ।
तो समस्त 22 उपसर्गों में से केवल 4 प्र, अप, अब और उपसर्ग, केवल 4 प्र, अप, और उपसर्ग यदि पूर्व में विद्यमान है और इनके बाद रिकार से प्रारंभ होने वाले, रिकार से प्रारंभ होने वाली कोई धातु विद्यमान है तब पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। देखिए ये इसकी व्याख्या है सूत्र की कि अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि धातु विद्यमान हो तब पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है, अर्थात समस्त 22 उपसर्गों में से केवल 4 प्र, अप, अब और उपसर्ग यदि पूर्व में विद्यमान है और इनके बाद ऋकार से प्रारंभ होने वाली कोई धातु विद्यमान है तब पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है प्रारक्षति। क्या है, प्रारक्षति। जैसे प्र प्लस ऋक्षति, इस स्थिति में देखो यहां क्या है, प्र में क्या है, अकार है। प्र में क्या है, अकार है और इधर ऋकार से प्रारंभ होने वाली धातु ऋक्षति है। प्राक्षति, प्राक्षति का अर्थ क्या होता है, प्राक्षति का अर्थ क्या होता है, जाना, जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस अकार और इस ऋकार के स्थान पर आर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो प्र आर, ठीक है, इस प्रकार से किस सूत्र से होगा, उपसर्गात वृद्धि धातु, और इसकी सहायता कौन करेगा, उरण रपर सूत्र। कौन सा सूत्र करेगा, उरण रपर। तो हम लिख देंगे उपसर्गात वृद्धि धातु सूत्र से अ प्लस रि दोनों वर्णों के स्थान पर
आर वृद्धि एकादेश हो जाता है। दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आर वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो उपसर्गात ऋति धातु सूत्र की सहायता से हमें केवल एक शब्द की सिद्धि हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार करनी है। प्राक्षति, प्राक्षति, इसका हिंदी अर्थ होता है जाता है। ऋक्ष धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो जब हम इसे सिद्ध करेंगे तो हम लिखेंगे कि प्र धन ऋक्षति, धातु क्या है? ऋक्ष। ठीक है, यह असिद्ध रूप है। कैसा रूप है? असिद्ध। तो हम लिखेंगे यह असिद्ध रूप है। ठीक है, हमें क्या देखना है कि उपसर्ग के अंत में क्या है? अकार है। तो प्र अकार को अलग कर दिया है और ऋक्षति यहाँ पे क्या लिखना है? तो लिखेंगे कि यहाँ पूर्व में प्र उपसर्ग के अंत में आकार है तथा उसके बाद क्या है? ऋक्ष धातु का रीकार तथा उसके बाद ऋक्ष धातु का प्रारंभिक वर्ण विद्यमान है। जैसी स्थिति है वैसा ही हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पूर्व में क्या है? प्र उपसर्ग के अंत में अकार है, उसके बाद ऋक्ष धातु का प्रारंभिक वर्ण क्या है? ऋकार लिखना। जब अवर्णांत उपसर्ग से तात्पर्य है अवर्ण जिस उपसर्ग के अंत में हो ऐसा उपसर्ग हो। ठीक है, उसके बाद ऋक्ष धातु का ऋकार यानी कि ऋकार से प्रारंभ होने वाली कोई धातु, तब क्या होता है? इस अकार और ऋकार के स्थान पर आर वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो हमें लिखना है कि प्र आ और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ओरण रपर है। कौन सा सूत्र सहायता करेगा? ओरण रपर। तो ओरण रपर सूत्र की सहायता से उपसर्गात ऋति धातु सूत्र से आ प्लस डी दोनों वर्णों के स्थान पर एकादेश
ठीक है। जब आर वृद्धि एक आदेश हो गया तब हमें क्या करना है, इनको संयोग करके लिखना है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो प्रा, रा किधर जाएगा, इस वर्ण के ऊपर हो जाएगा प्रारक्षति, प्रारक्षति। सूत्र लिखेंगे अजेना परण संयोज्यम, सूत्र से वर्ण संयोग करने। ठीक है। अब देखो हम देखते हैं कि प्रारक्षति जैसा ऊपर दिया हुआ है शब्द वैसा ही हमें प्राप्त हो गया है। इधर हमें प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करनी है, विभक्ति कार्य भी नहीं करना है क्योंकि धातु है। ठीक है। तो जब हमारा रूप सिद्ध हो चुका है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रारक्षति इति सिद्ध। ठीक है, इस प्रकार। तो इस प्रकार से हमें प्रारक्षति की सिद्धि प्राप्त होती है। उपसर्गात रीति धातु सूत्र से केवल इस शब्द की ही हमें सिद्धि हमारे पाठ्यक्रमानुसार करनी है। आगे के सूत्र के विषय में अगले अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।